Hello guys, welcome back to the digital platform of Tagore Public Senior Secondary School. हमने हमारी टेक्स्ट बुक रेनबो के पोइट्री सेक्शन को पूरा पढ़ लिया है, जिसमें 5 पोइम थी। 5 पोइम हमने पूरी पढ़ ली है और उनके क्वेश्चन आंसर्स आपको असाइनमेंट वाले ऑप्शन में भेजे गए हैं। आप वहां से उनको क्लियर कर लें। अब हमारा आता है प्रोज सेक्शन अर्थात गद्य भाग। हमारी टेक्स्ट बुक रेनबो के गद्य भाग में से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए 11 चैप्टर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। 11 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं और पहला चैप्टर हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर, पहला चैप्टर है हमारा वाटर। हमारा पहला चैप्टर जो हमारे गद्य भाग में है रेनबो टेक्स्ट बुक के, वाटर मीन्स जल, पानी। ये चैप्टर पानी के कंजर्वेशन के लिए हमें एक मैसेज देता है और ये एक ऐसे है जिसे लिखा है डॉक्टर और प्रोफेसर सीवी रमन ने। प्रोफेसर सीवी रमन कौन है, हम सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। प्रोफेसर सीवी रमन, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था, ये सन 1888 में साउदर्न इंडिया में अर्थात दक्षिणी भारत में पैदा हुए और पूरी तरह से इन्होंने अपना जीवन साइंस के प्रति डिवोट कर दिया है, विज्ञान के प्रति समर्पित कर दिया था। जब ये पैदा हुए 1888 में, उसके बाद ये पले बड़े वहीं साउदर्न इंडिया में, लेकिन जैसे ही इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आई, समझ डेवलप हुई, इन्होंने अपना जीवन साइंस के प्रति डिवोट करने की ठान ली और पूरा जीवन विज्ञान के प्रति इन्होंने समर्पित किया। उसके बाद में सीवी रमन 1930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेता बने। फिजिक्स विषय के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये नोबेल पुरस्कार इनके फिजिक्स में किए गए कार्यों के लिए मिला। फिजिक्स में इन्होंने क्या कार्य किया, एक कार्य था इनका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, इन्होंने वर्क किया, अर्थात प्रकाश के विकिरण, प्रकाश के जो स्कैटरिंग है उसके लिए इन्होंने कार्य किया और उन्होंने एक प्रभाव की खोज की जिसका नाम है रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को लेकर है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड एक रमन इफेक्ट नाम का थ्योरम इन्होंने दिया, रमन प्रभाव नाम का थ्योरम दिया। इस रमन प्रभाव के लिए 1930 में फिजिक्स विषय में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इन 1934 और 1934 में 30वें रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार लेने के बाद 1934 में रमन को डायरेक्टर ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड आईआईटी बेंगलोर, 1934 में ही आईआईटी बेंगलोर की स्थापना हुई और उस आईआईटी बेंगलोर का डायरेक्टर, आईआईटी बेंगलोर के निदेशक के पद पर प्रोफेसर सीवी रमन को नियुक्त किया गया। तो ये आईआईटी बेंगलोर, जो कि देश के तकनीकी इंस्टीट्यूट्स में सबसे बड़ा नाम है आईआईटी, उस आईआईटी के ये डायरेक्टर बने, जो कि 1934 में एस्टेब्लिश किया गया था आईआईटी बेंगलोर, उसके ये डायरेक्टर अर्थात प्रथम निदेशक बने। तो अगर पूछा जाए आईआईटी बेंगलोर के प्रथम निदेशक कौन बने, तो प्रोफेसर सीवी रमन बने 1934 में। इन 1947 और जब भारत आजाद हुआ 1947 में, इन 1947, तो प्रोफेसर सीवी रमन वाज द अपॉइंटेड एज फर्स्ट नेशनल प्रोफेसर ऑफ फ्री इंडिया। प्रोफेसर सीवी रमन को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त किया गया। स्वतंत्र भारत के 1947 में इंडिया फ्री हुआ और उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय प्रोफेसर अगर किसी को नियुक्त किया गया तो वो प्रोफेसर सीवी रमन को नियुक्त किया गया। तो प्रोफेसर सीवी रमन बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, फिजिक्स में इन्होंने बहुत काम किए, आईआईटी बेंगलोर के डायरेक्टर रहे, भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय प्रोफेसर बने और यहाँ पर
इस ऐसे के माध्यम से, जो ऐसे है वाटर, जल, इस ऐसे के माध्यम से प्रोफेसर सीवी रमन ने जल संरक्षण की अपील की है। एक जेन्युइन अपील हमसे की है कि जल को संरक्षित करना चाहिए, पानी को संरक्षित करना चाहिए। तो जल संरक्षण की अपील इस ऐसे के माध्यम से, जो ऐसे अभी हम पढ़ेंगे वाटर, इस ऐसे के माध्यम से प्रोफेसर सीवी रमन ने की है। तो द ऐसे वाटर इज ए जेन्युइन अपील फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया। और ये क्योंकि इन्होंने उसी समय, तब इन्होंने लिखा 90s में, तब ही उन्हें ये पता चल गया था कि आने वाले दिनों में पानी की समस्या होने वाली है। तब से ही इन्होंने जल संरक्षण की अपील करना शुरू किया और भारत के कल्याण के लिए, क्योंकि ये अपील इन्होंने फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया, भारत के कल्याण, भारत की उन्नति, भारत की प्रगति के लिए इन्होंने जल संरक्षण की अपील की आम नागरिकों से कि जल को संरक्षित रखना चाहिए। इन पर्टिकुलर एज आवर एग्रीकल्चर इज वेस्ट ऑन दिस नेचुरल रिसोर्स। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि विशेष रूप से हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में सबसे महती आवश्यकता अगर किसी चीज की होती है तो वो होती है जल की, क्योंकि कृषि उत्पादन जल के बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए इन पर्टिकुलर एज आवर एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन दिस नेचुरल रिसोर्सेज। व्यक्तिगत रूप से इन्होंने जल संरक्षण की अपील खेती के लिए, कृषि के लिए की, क्योंकि ये जानते थे कि खेती हमारी इस प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करती है। और प्राकृतिक संसाधन क्या है? वाटर। तो दिस वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। पानी प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है और इस प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करती है हमारे भारत की खेती। और भारत चूंकि एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में जल संरक्षण की महती आवश्यकता है। और इसी विषय पर यहाँ इस ऐसे के माध्यम से प्रोफेसर सीवी रमन ने जोर दिया है और हमसे एक अपील की है। दिस ऐसे प्रेजेंट्स वाटर एज द बेसिस ऑफ लाइफ। ये निबंध पानी को जीवन के आधार के रूप में प्रस्तुत करता है। इस निबंध में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि पानी जीवन का आधार है। पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। द लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट वाटर। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। पानी के बिना यदि हम चाहें कि हम हमारे जीवन की कल्पना करें तो संभव नहीं है। पानी इस जीवन का आधार है। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि ये जो ऐसे है वाटर, इसको लिखा है सीवी रमन ने। तो सीवी रमन का एक इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे देखा है। कौन थे सीवी रमन, क्या उनके कार्य थे, और इस चैप्टर के माध्यम से, इस ऐसे के माध्यम से क्या अपील उन्होंने हमसे करनी चाहिए, ये यहाँ पर इस पैरा में हमने पढ़ लिया है। बेसिकली इस पूरे चैप्टर को जहाँ से शुरू किया गया उस लाइन को समझिए। पहली लाइन सीवी रमन ने लिखी कि भारत में जिसको दैवीय अमृत कहा जाता है ना, डिवाइन अमृता, एलेक्सिर ऑफ लाइफ, वो अमृत तो काल्पनिक अमृत है जिसको हम कहते हैं ना दैवीय अमृत। दैट्स द इमेजिनरी एलेक्सिर ऑफ लाइफ। वो तो जीवन का काल्पनिक अमृत है। लेकिन हमारी इस पृथ्वी पर सही मायने में अगर कुछ अमृत है तो वह अमृत है जल। अर्थात प्रोफेसर सीवी रमन ने जल की तुलना अमृत से की है। जो दैवीय अमृत है, डिवाइन अमृत है, उस डिवाइन अमृत से जल की तुलना प्रोफेसर सीवी रमन ने की है। हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। क्या लिखा है इस चैप्टर में? बहुत ध्यान से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है बच्चों, पूरे चैप्टर को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए। बुक अपने साथ में रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डाउट वाले ऑप्शन से लिखकर भेज सकते हैं। लेकिन उसके पहले पूरे चैप्टर को आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ, 100% कंसंट्रेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़ना है। शुरू करते हैं हम। मैन हैज थ्रू द एजेस sought in vain. Man has through the ages. मानव युगों युगों से
मैन हैज थ्रू द एजेस, मानव युगों युगों से, सॉट इन वैन, सॉट इन, सॉट का मतलब होता है डिस्कवर्ड, मानव ने युगों से व्यर्थ में खोज की है। किसकी खोज की है व्यर्थ में? फॉर एन इमेजनरी एलेक्जर ऑफ लाइफ, एक जीवन के काल्पनिक अमृत की। तो मैन हैज सॉट इन वैन, मानव ने व्यर्थ में, इन वैन का मतलब क्या है बच्चों? व्यर्थ में। मानव ने व्यर्थ में एक काल्पनिक अमृत की खोज की है और वो युगों से। तो मानव युगों युगों से एक काल्पनिक अमृत की खोज करता आ रहा है और वह प्रयास उसका व्यर्थ प्रयास है, वो व्यर्थ में उसको खोज रहा है। द डिवाइन अमृता, और वो अमृत जिसकी वो खोज कर रहा है वो कैसा अमृत है? द डिवाइन अमृता, देवी अमृत। तो मानव उस दैवीय अमृत की खोज व्यर्थ में कर रहा है। A draught of which was thought to confer immortality. A draught of which, जिसकी एक घूंट, a draught of which was thought to confer immortality, जिसकी एक घूंट ये जानी जाती है कि जिसकी एक घूंट कन्फर यानी प्रदान करती है इमॉर्टलिटी। क्या माना जाता है कि a draught of which, a draught, draught means घूंट, a draught of which thought to confer immortality, thought to confer immortality, जिसकी एक घूंट अमरता प्रदान कर देती है। क्या प्रदान कर देती है? अमरता। ये माना जाता है। तो मैन हैज सॉट थ्रू द एजेस, थ्रू द एजेस यानी युगों से, मानव युगों युगों से खोज रहा है इन वैन यानी व्यर्थ में, किसको? द इमेजनरी एलेक्जर ऑफ लाइफ, जीवन के काल्पनिक अमृत को, जिसको हम डिवाइन अमृत कहते हैं। और ये माना जाता है कि वो दैवीय अमृत जिसकी एक घूंट मानव को अमरता या अमृतत्व प्रदान कर देती है। अर्थात यहाँ सीवी रमन ने साफ लिखा है कि जिस दैवीय अमृत की हम खोज कर रहे हैं वह दैवीय अमृत कैसा है बच्चों? काल्पनिक है। अर्थात डिवाइन अमृता इज, डिवाइन अमृता is an imaginary elixir of life. elixir, elixir का मतलब अमृत होता है बच्चों। The meaning of elixir is अमृत, elixir of life। ये जो डिवाइन अमृत है ना, ये डिवाइन अमृत कैसा है? पहली लाइन में क्लियर किया है, इट इज एन इमेजनरी एलेक्जर ऑफ लाइफ, ये जीवन का काल्पनिक अमृत है। सही मायने में ये अमृत नहीं है। जिसको हम मानते तो क्या है? हम सोचते हैं थॉट, अ ड्रॉट ऑफ विच, जिसकी एक घूंट, अ ड्रॉट ऑफ विच टू कन्फर इमॉर्टलिटी, थॉट टू कन्फर, थॉट टू कन्फर इमॉर्टलिटी, जिसकी एक घूंट अमरता प्रदान कर देती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये है क्या? वास्तविक नहीं है बच्चों, ये इमेजनरी है। तो प्रोफेसर सीवी रमन ने साफ लिखा है कि जिसकी एक घूंट अमरता प्रदान करती है, जिसकी हम युगों युगों से खोज कर रहे हैं, मानव जिसकी युगों युगों से खोज कर रहा है, वो काल्पनिक अमृत है, सही मायने में अमृत नहीं है, ट्रू एलेक्जर नहीं है। But the true elixir of life lies near to our hands. But the true elixir of life, क्या लिखा है? But the true elixir of life, लेकिन सही मायने में सच्चा अमृत, the true elixir of life, लेकिन जीवन का जो सच्चा अमृत है, ट्रू एलेक्जर ऑफ लाइफ, जीवन का सच्चा अमृत, lies in our hands, वो तो हमारे हाथों में ही है। वो सच्चा अमृत कहाँ है? वो सच्चा अमृत है हमारे हाथों में, in our hands, in our hands या near to our hands, वो हमारे हाथों में है या हमारे हाथों के पास में है। तो
वो तो जिसकी हम डिवाइन अमृत कहते हैं, जिसको अमृत कहते हैं, वो काल्पनिक अमृत है, और जीवन का जो सच्चा अमृत है, द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, वो हमारे हाथों में है। अब हमारे हाथों में होने का मतलब ये नहीं कि हमारे हाथों में है कहीं हमें दिख जाएगा, हाथों में मतलब वो हमारी अप्रोच में है, हमारी पहुंच में है। जीवन का सच्चा अमृत, द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, वो हमारे हाथों में है। फॉर इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, और ये हाथों में क्यों है, क्या है ये जो सच्चा अमृत है, व्हाट इज दिस ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ? देन यहां बड़ा स्पष्ट लिखा है प्रोफेसर सीवी रमन ने, फॉर, क्योंकि, बिकॉज इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स। जितने भी तरल पदार्थ है ना, उन सभी तरल पदार्थों में सबसे साधारण, सर्वसुलभ, यहाँ कॉमनेस्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, सर्वसुलभ, सबसे आसानी से जो सुलभ हो जाए, जो सबके लिए सुलभ हो जाए, वो कॉमनेस्ट, आम, आसानी से मिलने वाला, कॉमनेस्ट मीन्स आसानी से मिलने वाला। तो ये जो है ये आसानी से मिलने वाला है किसमें, ऑफ ऑल लिक्विड्स। जितने भी तरल पदार्थ अस्तित्व में हैं इस पृथ्वी पर, इन सब तरल पदार्थों में से सबसे आसानी से मिलने वाला अगर कोई है तो वो क्या है, ये है। यहाँ बच्चों ये जो इट वर्ड आया है ना, दिस इट वर्ड हियर रेफर्स फॉर द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ। ये क्या है, यह है क्या, द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन का सच्चा अमृत क्या है, सभी तरल पदार्थों में सर्वसुलभ या सबसे साधारण या सबसे आम है, जो आसानी से मिल सकता है। और ये है क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट प्लेन वाटर ओनली। ये है बच्चों केवल प्लेन वाटर। ये क्या है, प्लेन वाटर। तो बट द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ लाइज इन आवर हैंड्स या नियर टू आवर हैंड्स, लेकिन सच्चा अमृत हमारे हाथों में है। और हाथों में क्यों है, क्योंकि सभी तरल पदार्थों में सबसे आसानी से मिलने वाला ये है, और ये है प्लेन वाटर। बच्चों प्लेन वाटर यानी सादा पानी, सादा जल। जो सादा जल है जिसको हम काम में लेते हैं, जिसको हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, वह सादा जल, वह सादा पानी ही तो ट्रू एलिक्सिर है। तो ट्रू एलिक्सिर क्या है बच्चों, ट्रू एलिक्सिर है प्लेन वाटर। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, एक है डिवाइन अमृत जिसको हमने इमेजनरी एलिक्सिर कहा है, और यहाँ प्रोफेसर सीवी रमन ने ट्रू एलिक्सिर नाम दिया है प्लेन वाटर को। ट्रू एलिक्सिर क्या है बच्चों, प्लेन वाटर, सादा पानी है ट्रू एलिक्सिर। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन। अब यहाँ पर सीवी रमन एक स्टोरी, एक कहानी या एक घटना के माध्यम से हमें बताते हैं कि ये जो पानी है, ये जो सादा पानी है, ये ट्रू एलिक्सिर क्यों है, ये सच्चा अमृत क्यों है। एक घटना का वर्णन करते हैं वो सीवी रमन, एक घटना जिसको उन्होंने अनुभव किया है, उस घटना का वर्णन कर रहे हैं। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन which separates the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt. I remember one day, वो कहते हैं मुझे याद है, I remember one day I was standing on the line. एक दिन मैं एक सीमा पर खड़ा हुआ था, और कौन सी सीमा पर खड़ा हुआ था, which separates, जो अलग करती है, किसको, which separates, जो अलग करती है नील की वैली को, नील की घाटी को, किससे, लिबियन डेजर्ट से। तो विच सेपरेट्स द लिबियन डेजर्ट फ्रॉम द नील इन इजिप्ट। तो यहाँ पे प्रोफेसर सीवी रमन ने लिखा है कि मुझे याद है एक दिन मैं उस सीमा पर खड़ा हुआ था, उस रेखा पर खड़ा हुआ था, जो रेखा लिबियन रेगिस्तान को नील की घाटी से अलग करती है। नील की घाटी इजिप्ट में है बच्चों, और यहाँ इजिप्ट जो है यह है मिस्र देश। इजिप्ट क्या है, मिस्र देश। अर्थात यहाँ नील नदी का वर्णन इन्होंने किया है। इसको समझ लीजिए क्या इन्होंने लिखा है, इस घटना को समझना। ये कह रहे हैं कि वन डे आई वाज स्टैंडिंग
ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द लिबियन डेजर्ट। एक लाइन है, इधर लिबियन डेजर्ट है, लिबियन डेजर्ट, और एक तरफ है वैली ऑफ नील बच्चों, वैली ऑफ नील, नील की घाटी। और ये वैली ऑफ नील कहाँ है बच्चों? इजिप्ट में है। कहाँ है? इजिप्ट में। और ये जो इजिप्ट है इसको बोलते हैं मिस्र देश। कौन सा देश है ये? मिस्र देश। ये जो मिस्र देश है उसी को इजिप्ट नाम से जानते हैं। तो ये नील नदी इजिप्ट यानी मिस्र में है। और एक दिन यहाँ पर प्रोफेसर सीवी रमन कह रहे हैं कि वन डे आई वाज स्टैंडिंग ऑन द लाइन। ये जो लाइन है, सपोज दिस इज द लाइन वेयर द प्रोफेसर सीवी रमन वाज स्टैंडिंग वन डे। कल्पना करो यही लाइन है जहाँ पर एक दिन प्रोफेसर सीवी रमन खड़े हुए थे। बिकॉज ही इज राइटिंग दैट वन डे आई वाज स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द वैली ऑफ नील इजिप्ट फ्रॉम द लिबियन डेजर्ट। इस लिबियन डेजर्ट से, इस लिबियन रेगिस्तान से वैली ऑफ नील यानी नील की घाटी, नील नदी की घाटी या नील की घाटी, नील नदी की घाटी जो मिस्र देश में है उसको अलग करती है। अर्थात इस तरफ तो है नील नदी की घाटी और इस तरफ है लिबियन डेजर्ट यानी लिबियन रेगिस्तान। क्या है बच्चों? लिबियन रेगिस्तान। अब यहाँ आपको पता चलेगा कि ये जो पानी है ना, ये ट्रू एलिजिर क्यों है। वाई द वाटर इज ट्रू एलिजिर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको पता चलाइए यहाँ पर। वाई द वाटर इज ट्रू एलिजिर, पानी सच्चा अमृत क्यों है, इस घटना से आपको पता चलेगा। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ ये वर्णन किया है कि वन डे आई वाज स्टैंडिंग ऑन ए लाइन विच सेपरेट्स द लिबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट। एक दिन मैं उस रेखा पर खड़ा हुआ था। ये रेखा वो है जो रेखा लिबियन रेगिस्तान को नील की नदी या नील घाटी से अलग करती है। ऑन वन साइड वॉज विजिबल ए सी ऑफ बिलियोइंग सैंड, और एक तरफ ऑन वन साइड ऑफ दैट, इसके एक तरफ यहाँ पर जहां खड़े हुए थे प्रोफेसर सीवी रमन, ऑन वन साइड ऑफ दैट, उसके एक तरफ क्या था? द सी ऑफ बिलियोइंग सैंड, उड़ती हुई धूल का समुद्र, गुबार, उड़ती हुई धूल का गुबार था। क्या था बच्चों? उड़ती हुई धूल का गुबार। एक तरफ था उड़ती हुई धूल का गुबार। ऑन वन साइड वॉज विजिबल अ सी ऑफ बिलोइंग सैंड, सी ऑफ बिलोइंग सैंड, उड़ती हुई धूल का गुबार था एक तरफ ऑन वन साइड, ऑन वन साइड। और ये किस साइड में होगा आप अनुमान लगा सकते हो। जहां नदी है वहां पर धूल उड़ेगी या रेगिस्तान में उड़ेगी? तो ये जो रेगिस्तान है इस साइड में उड़ती हुई धूल का गुबार था। ऑन वन साइड वॉज विजिबल अ सी ऑफ बिलोइंग सैंड विदाउट ए स्पैक ऑफ ग्रीन और ए सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट। विदाउट ए स्पैक ऑफ ग्रीन, विदाउट, अब यहां पर क्या है? विदाउट अ स्पैक ऑफ ग्रीन, हरियाली का एक भी तिनका नहीं है। स्पैक मतलब तिनका, ग्रीन यानी हरियाली, हरियाली का एक भी तिनका नहीं है। जिधर ये है ना द सी ऑफ बिलोइंग सैंड, तो ऑन वन साइड ऑफ दैट विजिबल अ सी ऑफ बिलोइंग सैंड एंड विदाउट अ स्पैक ऑफ ग्रीन, हरियाली का एक भी तिनके के बिना, एक भी तिनका वहां पर हरियाली का नहीं है। एंड विदाउट अ सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर, विदाउट अ सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर, विदाउट अ सिंगल लिविंग थिंग, सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर। यह है बच्चों, अर्थात यहां पर ना तो हरियाली का एक तिनका है, ना कोई सजीव है। विदाउट अ सिंगल लिविंग थिंग, एक भी सजीव के बिना, कोई सजीव नहीं है, ना कोई सजीव है। विदाउट अ सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर, ना यहाँ पर कोई सजीव है, ना हरियाली का तिनका है, बल्कि क्या है? सी ऑफ बिलोइंग सैंड, अर्थात उड़ती हुई धूल का गुबार है। तो यहाँ लिखा है कि वन डे I was standing on a line which separates the Libyan desert from the valley of the Nile, and on one side of that where Libyan desert falls, जहाँ पे Libyan desert पड़ता है उस साइड में there
वॉज अ सी ऑफ बिलोइंग सैंड, वहाँ एक धूल का गुबार था, एंड देयर वॉज नो स्पैक अ ग्रीन, एक भी ग्रीनरी का स्पैक नहीं था, एक भी हरियाली का तिनका नहीं था, एंड विदाउट अ सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर, और ना वहाँ कोई सजीव था, ना वहाँ कोई सजीव था। तो ये एक तरफ का वर्णन, लिवियन डेजर्ट की तरफ का वर्णन प्रोफेसर सीवी रमन ने किया है कि जिधर लिवियन डेजर्ट था उधर उड़ता हुआ धूल का गुबार था, हरियाली का एक भी तिनका नहीं था, और कोई सजीव प्राणी वहां पर नहीं दिखाई दे रहा था, कोई भी सजीव प्राणी वहां पर नहीं था। एंड और दूसरी तरफ की अगर बात करें, ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ। एंड ऑन वन ऑफ द अदर साइड, अगर दूसरी साइड की बात करें, इस साइड में क्या था, द ग्रीनेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल एरिया, ग्रीनेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल एरिया and most densely populated area, most densely populated area found to on the earth, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला और सबसे हरा भरा क्षेत्र। एक तरफ तो क्या था, जिधर लिवियन डेजर्ट था, धूल का गुबार था, हरियाली का तिनका नहीं था, सजीव नहीं थे, और दूसरी तरफ जिधर नील नदी की घाटी थी वहां क्या था बच्चों, द ग्रीनेस्ट एरिया, सर्वाधिक हरा भरा क्षेत्र किसका, पृथ्वी का, पृथ्वी का सर्वाधिक हरा भरा क्षेत्र, पृथ्वी का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र, फर्टाइल का मतलब होता है बच्चों उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र, एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया का मतलब है जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हुआ, वहां कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र वहां पर था, किस तरफ, जिधर नील नदी की घाटी थी। तो जिधर नील नदी की घाटी थी वहां क्या था, द ग्रीनेस्ट मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन। और बच्चों ये पूरा का पूरा एरिया जीवन और वनस्पतियों से टीमिंग यानी भरपूर था, टीमिंग मतलब भरपूर, ये पूरा क्षेत्र जीवन और वनस्पतियों से भरा हुआ था। तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि एक दिन जब मैं ऐसी सीमा पर खड़ा हुआ था जहाँ एक तरफ पानी नहीं था और एक तरफ पानी था, समझ जाना क्या है, उन्होंने लिखा है कि जिधर पानी नहीं था उधर कुछ भी नहीं था, धूल का गुबार था, हरियाली नहीं थी, सजीव नहीं थे, कुछ नहीं था, और जिधर पानी था वो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक हरा भरा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था, जो कि जीवन और वनस्पतियों से अटा पड़ा था, जीवन और वनस्पतियों से भरपूर था, भरा हुआ था। तो ये क्या है, ये अंतर किसने बनाया। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द वैली ऑफ नील एंड द लिवियन डेजर्ट। कौन सी चीज है जिसने वैली ऑफ नील और लिवियन डेजर्ट के बीच में इतना वंडरफुल डिफरेंस कर दिया कि वन साइड देयर वाज नथिंग एंड वन साइड देयर वाज एवरीथिंग। एक तरफ कुछ नहीं था और एक तरफ सब कुछ था। यह अंतर किसने बनाया बच्चों? दिस डिफरेंस वाज बिकॉज ऑफ प्लेन वाटर। ये डिफरेंस क्यों था बच्चों? ये डिफरेंस था बिकॉज ऑफ प्लेन वाटर, सादा पानी के कारण। इधर सादा पानी था, इधर सादा पानी नहीं था। अर्थात अमृत क्या है बच्चों? अमृत है ये पानी, जिस पानी की वजह से ये सब है, और जहां पानी नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। तो क्या है? व्हाट इज द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ? द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ इज प्लेन वाटर। द डिफरेंस between Libyan desert and valley of Nile
क्या अंतर है दोनों के बीच, आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरे पॉइंट आपको एक एक पॉइंट याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ आपने कितनी चीज़ें समझ ली है। पहली चीज़, डिवाइन अमृत इमेजनरी एलिक्सिर है, ट्रू एलिक्सिर क्या है, प्लेन वाटर है। दूसरी चीज़ आपने समझी है, लिवियन डेजर्ट और वैली ऑफ नील के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिवियन डेजर्ट एंड वैली ऑफ नील। देन आपको अंतर पता है, जिधर लिवियन डेजर्ट है देयर इज़ नथिंग, और जब वैली ऑफ नील है देयर इज़ एवरीथिंग, यहाँ सब कुछ है। और ये अंतर किसने बनाया है, व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, तो दिस वंडरफुल डिफरेंस वाज मेड बाय प्लेन वाटर। ये अद्भुत अंतर बनाया गया है प्लेन वाटर के द्वारा। किसके द्वारा, प्लेन वाटर के द्वारा। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।